नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। खबरें तो बहुत थी और आज की भी बहुत सारी खबरें थी, लेकिन हमने सोचा कि ये खबर आपको आज पहले बतानी, आपने तो आप जानते तो हैं, लेकिन इस पर पहले चर्चा होनी चाहिए। राष्ट्रपति के पश्चिम बंगाल दौरे पर जो सियासत हो रही है, जो पॉलिटिक्स हो रही है, उसके ऊपर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बहुत अनयूजुअल है, ऐसा होता नहीं आमतौर पर। और राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के पद की गरिमा, उसको लेकर ना तो राष्ट्रपति पे टीका टिप्पणी की जाती है हमारे यहाँ, ना राष्ट्रपति ही कोई ऐसी बात कहती है जिसको पॉलिटिक्स में घसीटा जा सके। इस मामले में दोनों बातें हुई हैं, तो इसीलिए सबसे पहले आज हम आपको यही खबर बता रहे हैं। मोटा मोटा जल्दी से आपको बता देता हूं, बाकी खबर आप जानते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव लगभग अब बस आ ही गया, और इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक दौरा लगा दार्जिलिंग का। इसको लेकर जबरदस्त तरीके से राजनीति हुई। बंगाल दौरे पर राष्ट्रपति पहुंची और वहां आरोप लग गया उनके अपमान का, कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति का अपमान किया। इस कार्यक्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए जाना तो छोड़िए, उन्होंने किसी और को भी नहीं भेजा, ना वहां मंत्री, ना चीफ सेक्रेटरी, ना कोई और। इस पर खुद राष्ट्रपति ने नाराजगी जताई और कहा कि ममता बनर्जी तो यही नहीं चाहती थी कि मैं बंगाल आऊं। अब केंद्रीय गृह सचिव ने इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से सफाई भी मांग ली है, मतलब सेंटर ने यह बात पूरी तरीके से अब इसका संज्ञान ले लिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को आज शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा गया है। बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को राष्ट्रपति के स्वागत से जुड़े प्रोटोकॉल में उल्लंघन का जवाब देना है। राष्ट्रपति ने अपने स्वागत में बंगाल सरकार के किसी की तरफ से किसी के नहीं आने और कार्यक्रम स्थल की जगह बदलने पर नाराजगी जताई, और इस पर ममता बनर्जी ने उनके ऊपर खूब जबरदस्त पलटवार भी किया और कहा कि बीजेपी के इशारे पर राष्ट्रपति सियासत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की टीएमसी सरकार पर उन्होंने सारी हदें पार करने का आरोप लगाया। अब यह विवाद शुरू कैसे हुआ था, यह भी जान लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कल अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना था, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने कार्यक्रम की जगह बदल दी। कार्यक्रम विधाननगर की जगह सिलीगुड़ी के गोसाईपुर में रख दिया गया, और इसके बाद राष्ट्रपति उस जगह पर पहुंच गई जहां पर उनका कार्यक्रम होना था। उन्होंने जगह बदलने पर भी नाराजगी जताई। राष्ट्रपति ने कहा कि ममता सरकार नहीं चाहती थी कि वो यहां पर आए, इसलिए कार्यक्रम स्थल बदला गया। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वो बंगाल की बेटी हैं, लेकिन उन्हें बंगाल ही नहीं आने दिया जा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले को राष्ट्रपति का अपमान बताया और कहा कि ममता सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के अपमान के लिए बंगाल प्रशासन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संथाल संस्कृति के मुद्दे को भी पश्चिम बंगाल सरकार बहुत हल्के में ले रही है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि राष्ट्रपति का पद सियासत से ऊपर है और राष्ट्रपति के पद की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। तो मामला अब यहां तक पहुंच गया। तो आप पहले राष्ट्रपति की बात सुन लीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति ने जो बोला उसी के ऊपर ममता बनर्जी ने रिएक्ट किया उनकी बात सुन करके, तो वो भी आपको दिखाएंगे। पहले आप सुनिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम के बारे में क्या बताया। तो मैंने सोचा जाके देखे, यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। ऐसे आई देखने के लिए कि कैसे, उन्होंने बोले थे ना कंजस्टेड है, वहां नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कितना कंजस्टेड है तो जगह दिलवाएंगे गवर्नमेंट से बोल के, लेकिन जगह दिलवाने का कोई नहीं, यहाँ तो इतने पर्याप्त है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ, बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। अब मैं आपसे कह रहा था कि इस मामले में बहुत अनयूजुअल बातें हुई हैं, तो ये भी बिल्कुल अनयूजुअल है कि राष्ट्रपति इस तरीके से सीधे इतना खुल करके बोले और बोले मैं बड़ी दुखी हूं, कार्यक्रम इतनी दूर रख दिया कि लोग ही ना आ पाए, जबकि जो ओरिजिनल स्थल था जगह का, कार्यक्रम का, वहां बहुत जगह वो बता रही थी हैं। अब जिस वक्त राष्ट्रपति संथाल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने पहुंची थी, ममता बनर्जी उस वक्त कोलकाता में एसआईआर के मुद्दे पर धरना दे रही थी।
ममता बनर्जी ने अपने धरने की जगह से ही राष्ट्रपति पर वार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रपति ऐसा लगता है कि बीजेपी की सलाह पर बोल रही हैं और इतने कार्यक्रम होते हैं, वो कभी किसी और माइनॉरिटी के कार्यक्रम के बारे में तो नहीं बोलते हैं, SC/ST के कार्यक्रम के बारे में इससे पहले भी उन्होंने कभी नहीं बोला। फिर उन्होंने ये भी कहा ममता बनर्जी ने कि राष्ट्रपति साल में 1 बार आए, 2 बार आए, मैं उनका स्वागत करूंगी, लेकिन चुनाव के बीच में अगर वो आएंगी तो फिर मैं नहीं आ पाऊंगी। कुछ कीजिए, उसको बाद बीजेपी का बात कहिए। We don't expect, we respect you. You are a #1 chair in this country, you are the President of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election as per BJP advice. You can criticize us, we will not. But fact I have to say, fact remains fact. যখন রাজস্থানে আদিবাসীদের উপর অত্যাচার হয় ट्राइबल के ऊपर, तब आप कहाँ थे? क्यों आप प्रोटेस्ट नहीं करते? क्यों उसको नहीं डांटते? जब महाराष्ट्र पे ट्राइबल के ऊपर अत्याचार होता है, आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? जब मध्य प्रदेश में होता है, आप क्यों नहीं करते? जब छत्तीसगढ़ में होता है, आप क्यों नहीं करते? बंगाल को टारगेट किया, आपको पता है ऑल्ची की लैंग्वेज को रिकॉग्निशन कौन दिया? बंगाल ने दिया। तो ममता बनर्जी ने कहा कि जब हमले होते हैं ट्राइबल्स के ऊपर तब राष्ट्रपति क्यों नहीं बोलती हैं। तो अब इस वक्त वो बोल रही हैं, ऐसा लगता है बीजेपी की स्क्रिप्ट के इशारे पर वो बोल रही हैं। दोनों ही बातें हो सकती थी। यह भी हो सकता था कि राष्ट्रपति इस मामले में अगर उनको दुख पहुंचा, अगर उनकी कोई शिकायत थी तो वो प्राइवेटली अपनी शिकायत कन्वे कर सकती थी। यह भी हो सकता था कि राष्ट्रपति ने कह दिया सार्वजनिक तौर पर, तो ममता बनर्जी जी भी ये कह सकती थी कि उनको शायद गलतफहमी हो गई है, मैं स्थिति क्लियर कर दूंगी। वैसे भी उन्होंने उनसे मिलने का समय मांगा है, और लेकिन मिलने का समय इसलिए नहीं मांगा कि मैं उनको ये बताऊं कि कार्यक्रम में क्यों नहीं मैं आई या वहां आपका कार्यक्रम की जगह क्यों बदल दी। उन्होंने मिलने का समय इसलिए मांगा है कि मैं उनको ये बताऊंगी कि हमने आदिवासियों के लिए, खास तौर पर संथाल ट्राइब के लिए हमने क्या क्या काम किए, ये मैं उनको बताना चाहती हूं। तो अगर वो भी इस तरीके से रिएक्ट ना करती तो भी मुद्दा इतना बड़ा ना बनता, लेकिन मुद्दा शायद इसलिए बनना था क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, इलेक्शन तो आ रहे हैं और इसको उसी से जोड़कर देखा भी जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति महोदय के मामले में मैं थोड़ा सा अलग विचार रखता हूं। एक तो होता है प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल टूटता है, प्रोटोकॉल का कोई पालन कर लेता है, कोई उसको पूरी तरह से खारिज कर देता है। उसमें भी बहुत लोग राजनीति देखते हैं। राज्यपाल से इतनी ठनी रहती है ममता जी की कि वो राष्ट्रपति को भी उसी तरह से देखती हैं कि केंद्र के, अभी तो राष्ट्रपति वाला चल भी रहा है, लेकिन सॉरी राज्यपाल वाला, लेकिन वो केंद्र के प्रतिनिधि नहीं है। राष्ट्रपति इस देश के जो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं, वो उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए, और हमने ये व्यवस्था दी है कि उससे ऊपर कुछ है नहीं, एग्जीक्यूटिव के तौर पर PM। जब राष्ट्रपति का कोई ऐसा दौरा हो तो सकता है, जैसे मैं ये मानता हूं ठीक है भाई वो राजनीतिक लड़ाई लड़ने नहीं गई, तो एक तो उनका स्थान क्यों बदला गया इसका कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन अभी तक नहीं आया, मतलब प्रशासन, सरकार नहीं बना पाया। लेकिन अब मूल मुद्दे पर आते हैं। ममता बनर्जी के ऊपर उन्होंने कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की जो राजनीतिक टिप्पणी हो। उन्होंने बस इतना कहा कि मैं भी यहीं की बेटी हूं, संथाल लोग जुटे थे, उनकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, क्या वो लोग न जुट पाए इसके लिए आप इधर से उधर कर रही? आप जहां ये राजनीतिक स्टेटमेंट, ये राजनीतिक कैसे हो गया? आप किसी राष्ट्रपति के कार्यक्रम को आज तक बदलता हुआ सुने हैं? मेरी वो ठीक है, मतलब आप बताइए ना, कभी सुना है? जो बात बोली मैं तो वही कह रहा हूं। राष्ट्रपति ये कहते हैं कि भाई मेरा कार्यक्रम क्यों बदल दिया गया, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन राष्ट्रपति ये कहें कि मेरा कार्यक्रम क्या इसलिए बदल दिया कि लोग ना पहुंच पाए यहां पर? नहीं, उन्होंने बताया ना, उन्होंने बताया कि मैं इसीलिए ये जगह देखने आई, और यहां होता तो ज्यादा बेहतर था, यहां तो 5 लाख लोग आ सकते थे। इसका मतलब ये कि ये किया गया, और जो उसका जस्टिफिकेशन आया, कोई प्राइवेट किसी ने ले लिया। राष्ट्रपति के कार्यक्रम देश भर में लगते हैं और कोई भी लेता है, ऐसा थोड़ी ना कि हर वक्त सरकारी कार्यक्रम होता है, लेकिन उसका भी एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो द्रौपदी मुर्मू जी बोल रही हैं, इनकी बात जो सुनेगा और जो ममता जी की बात सुनेगा, किसी कीमत पर ममता जी के साथ नहीं रह सकता। और थोड़ा संदर्भ याद दिला दूं, ये प्रोटोकॉल का मसला था, यास तूफान था मेरे ख्याल से बंगाल में जो आया था, यास तूफान, अगर गलत नहीं मुझे याद आ रहा है तो। प्रधानमंत्री को उसकी समीक्षा, रिव्यू बैठक लेनी थी तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, और इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं आया। और उसके बाद उसको
नोटिस दी गई तो उस पर भी उसका जवाब नहीं आया। बाद में उसने शायद वीआरएस ले लिया था, उसको फिर एडवाइजर का दर्जा दे दिया था, कुछ इस तरह का काम कर दिया था। ममता बनर्जी ने इस पर भी बोला है, उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल प्रोग्राम था उसमें मुख्यमंत्री या मंत्री के जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। प्रधानमंत्री की एडवांस टीम भी जाती है सारी चीजें की व्यवस्था देखने के लिए। उन्होंने कहा उस कार्यक्रम में मेरे जाने की कोई बात नहीं थी। नहीं, कार्यक्रम में जाने की बात नहीं है। हाँ। लेकिन आप राष्ट्रपति को तो रिसीव करने आएंगे या नहीं आएंगे? उस कार्यक्रम में आए या ना आए? और वो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं वो तो तूफान आया था, ठीक है, बंगाल के प्रिपरेशन के लिए गए थे, और उसके बाद जब वहीं उड़ीसा में गए तो नवीन पटनायक भी राजनीतिक तौर पर दुश्मन थे, लेकिन साथ में दोनों बैठ के। आज एक बात का जवाब दीजिए, राष्ट्रपति के कार्यक्रम में जो कार्यक्रम था, ममता बनर्जी राष्ट्रपति के कार्यक्रम की जगह क्यों बदलवाएंगी? मैं दूसरी तरफ से बात इसलिए कर रहा हूं, मैं समझना चाहता हूं भाई, बीजेपी का कार्यक्रम होता, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता, जगह बदल दी, लोग ना पहुंचे, खबर ना बने, समझ में आता है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम की खबर भी बन जाएगी तो क्या प्रॉब्लम थी? यही तो प्रॉब्लम है। उनको ये लगता है कि ये सीधे सीधे वोट बैंक के लिए आ रही। उनको ये लगता है कि देश की राष्ट्रपति के तौर पर आदिवासी महिला बैठी हुई है पहली बार, तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वो सोच रही कि ये पॉलिटिकल कैंपेन है, इसलिए उसको डिरेल किया। अच्छा, इस खबर पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे जेडीयू दफ्तर पहुंच गए पटना में। ये आपको तस्वीरें हम दिखा दें। आज निशांत कुमार फॉर्मली पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं। आधिकारिक तौर पर उनकी जेडीयू में आज ज्वाइनिंग होगी। इससे पहले कल भी, इससे 2-3 रोज पहले उनकी विधायक दल की बैठक में भी उनकी पिताजी की मौजूदगी में सबसे मुलाकात कराई गई थी। और उसके बाद आपने देखा कि वो कल भी गए थे कार्यक्रम में, वहाँ भी जेडीयू के लोगों से वो मिले थे और ये मंच सज चुका है और यहाँ फॉर्मल ज्वाइनिंग कराई जा रही है निशांत कुमार की। अभी ये बताया नहीं गया है कि किस पोजीशन पर वो जाएंगे, पार्टी में या सरकार में भी। आज तो प्राइमरी मेंबरशिप लेंगे पहले तो। इसमें संजय झा किस चीज की? संजय झा ही है सब कुछ भाई, आपने गजब बात कर दी। पीएसपीओ नहीं जान रहे आप? मैं जान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसमें संजय झा पर्ची कौन सी, इसमें पर्ची की जरूरत है नहीं, मेंबरशिप ले ना, कोई पर्ची लिए हो सकता है मेंबरशिप की पर्ची का देते फॉर्म होंगे। होता है, प्राइमरी 5 रुपए की पर्ची एक ही जगह थोड़ी कटती है, सब जगह कटती। सर आप तो गंभीर कर दे रहे हैं। अब पर्ची तो उन्होंने कटवाई है। लेकिन ये संजय झा जी की बात हमने कर ली। अब ये बड़ा क्लियर है कि जो नोडल पर्सन बीजेपी जेडीयू के अंदर संजय जी बने हुए थे एक लंबे अरसे से, बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाई गई कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा अब हम राज्यसभा जाएंगे, मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, तो इनके पीछे वो कोटरी है, इनके पीछे वो लोग हैं जो बीजेपी के क्लोज हो गए। दबी जबान में संजय झा का भी नाम लिया जाता था। लेकिन नीतीश कुमार ने संजय झा पर अपने बेटे को पॉलिटिक्स में लाने और उसको पॉलिटिक्स के सारे तिकड़ में समझाने, राजनीति बताने, ये सब का जिम्मा ऐसा लगता है कि अब संजय झा को ही दिया है। और इस तस्वीर के बाद ज्यादा कुछ रह भी नहीं जाता। अरे थोड़ा बड़ा करा दीजिए ना, ललन जी देख रहे थे, सुनने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा अगर समझदार होगा तो पिता का राजनीतिक जीवन जैसे जोड़ तो उठापटक करा, तो उनसे देख के भी घर में वो सीख सकता है कि कैसे पिता ने राजनीति की, कैसे जॉर्ज फर्नांडिस को निपटाया, कैसे शरद यादव को राजनीतिक रूप से निपटाया, समीर जी इज बैक, कैसे जनता पार्टी को, समता पार्टी को कैसे कब्जा किया और कैसे उन्होंने सब अपने विरोधियों को धूल चटाई। तो मुझे लगता है कि घर में उन्होंने राजनीति देखी। अब संजय झा तो ठीक है, और संजय झा का बयान बड़ा मजेदार आया है कल। उन्होंने कहा नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले, जब राज्यसभा चलेगी तब दिल्ली रहेंगे, बाकी समय पटना में रहेंगे। और वो पार्टी के अध्यक्ष तो ही, तो उनके नेतृत्व में पूरी कैबिनेट काम करेगी, वो मार्गदर्शन करते रहेंगे। और वो कैबिनेट की बैठक, हमारे जो मंत्री है जनता दल यूनाइटेड के, उनकी भी वो बैठक लिया करेंगे और उनको गाइड करेंगे कि सरकार में कैसे काम करना है। इससे मजेदार बयान तो मेरे पास है समीर जी, सुनाऊंगा भी अभी। बताइए। गिरिराज सिंह ने कहा है मुख्यमंत्री कौन होगा ये नीतीश कुमार तय करेंगे। कोई नहीं हंसा आप में से? मतलब क्या निशांत कुमार की दावेदारी बनी हुई है? मतलब खैर, निशांत अब फॉर्मली पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। एक और नेता पुत्र का राजनीति में पदार्पण, उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन ये मामला थोड़ा सा अलग तो है। यहाँ आप अब आरोप तो लगेंगे नीतीश कुमार जी के ऊपर कि वो भी क्यों जीवन के और राजनीति के इस अंतिम पड़ाव में, जीवन नहीं बोलना चाहिए, राजनीति के अंतिम पड़ाव में वो परिवारवाद के मोह में फंस गए, पुत्र मोह में फंस गए। लेकिन ये पुत्र मोह से ज़्यादा पार्टी मोह है, पार्टी बचाने की कवायद है ये ज़्यादा, कि अब नीतीश जी अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो कोई तो चाहिए, नहीं तो पार्टी में कोई यहाँ गया कोई वहाँ गया। वो जो गब्बर सिंह वाला वो फिल्म का डायलॉग है सर असरानी साहब का, दो उधर जाओ दो इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, पता लगे पीछे चलने के लिए कोई बचा ही नहीं। सर ये ऐसा ही है जैसे महाराष्ट्र में अजित पवार की डेथ के बाद सुनीता पवार को अध्यक्ष बना दिया गया कि भाई विधायक कहीं नहीं जाए, मंत्री नहीं जाए, तो उनके वाइफ को अध्यक्ष बना दो, सुनीता पवार को, वो भी राज्यसभा सांसद है। वैसा ही नीतीश कुमार को कि राज्यसभा जा रहे हैं तो अब पार्टी में चाहिए,
तो बेटे को बना दो, तो कम से कम पिता पुत्र रहेंगे तो विधायक ही भागेंगे नहीं, अगले चुनाव तक साथ में रहेंगे, उसके बाद देखते हैं पार्टी में क्या स्थिति होती है। कई उदाहरण है, जैसे राजीव गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जैसे राबड़ी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया बिहार में, उसी का एक आगे चलने वाला ये भी एक हम फॉर्मूला देख रहे हैं। लेकिन निशांत कुमार कितने इफेक्टिव होंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के, और मुझे लग रहा है वो बनेंगे ही, कि वो पार्टी को बांध सकें, क्योंकि जेडीयू एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा कार्डर है और काफ़ी पॉपुलर सपोर्ट था नीतीश जी का, वो कितना वो बना के रखेंगे, क्योंकि राजनीति में कोई उनका अनुभव नहीं है जहाँ तक मुझे पता है और सबको पता है। तो इसको देख के यही लग रहा है कि आने वाला दिन जो है बिहार पॉलिटिक्स के लिए और बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपने राबड़ी देवी की राजनीति में आने से तुलना की इसकी, आपको वैसे ही लग रहा है ये? बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, लेकिन राबड़ी जी का ये था कि उनके 2 बेटे थे और उनका पूरा परिवार था जो उनको सपोर्ट कर रहा था। उस वक्त तो चले, जब आई थी राजनीति में तब तो बच्चे छोटे थे सभी के सभी। सर वही वैसा ही मौका है या अलग है कुछ? परिवारवाद क्यों है? निशांत यदि पार्टी को चलाना है तो संजय झा बैठे हुए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लल्लन सिंह भी बैठे हुए हैं पार्टी में। मतलब इसका मतलब है कि समाज ये जनता दल यूनाइटेड में कोई नेता नहीं है नीतीश कुमार जी के अलावा जो इसको चला सकता है, और उसके बाद निशांत कुमार जी ही चला सकते हैं, जिन्होंने पार्टी का दफ्तर की मेंबरशिप ही आज ले रहे हैं, वो पार्टी को एकजुट रखेंगे। और इसको यदि आप परिवारवाद नहीं मानते तो ठीक है, नीतीश है परिवारवाद है नहीं, ये तो है ही, बिल्कुल है। तो इसमें कोई बात नहीं। और इससे ये साबित हुआ कि कहीं भी हो पार्टी, मतलब ये है कि पार्टी नीतीश कुमार जी के घर की पार्टी। आप अब क्या कहेंगे मुझे इस पर नहीं मालूम, मैं पता नहीं क्यों फिर भी इसमें नीतीश कुमार को थोड़ा सा तो निर्दोष मानता हूं। मतलब मैं उस कैटेगरी में नहीं, उस कैटेगरी में, आप लालू यादव वाली कैटेगरी में नीतीश कुमार को नहीं रख सकते। लेकिन इसका मतलब नीतीश कुमार भी पार्टी को अपनी घर की पार्टी मानते हैं, इसलिए ये चिंता है ना निशांत कुमार रखे। क्यों नहीं कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार रख सकते, क्यों नहीं लल्लन सिंह रख सकते, कोई और जो है नीरज जी हैं और बहुत लोग हैं। संजय तो कार्यकारी अध्यक्ष है। नहीं, तो क्यों ऐसी जरूरत पड़ी है कि निशांत, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, जो रखना चाहें रखें, लेकिन इससे ये साबित, इसको आप ऐसे एक लाइन में पार्टी टूट जाती तो इसका मतलब घर की पार्टी है ना। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष बदलता है तो आप सवाल करते हैं कि टूट जाती। अभी तो 45 साल के नितिन नवीन आ गए तो टूट। वन मैन शो है सर। हाँ, तो इसका मतलब वन मैन शो का मतलब घर की पार्टी है। नहीं, घर नहीं था, आप नहीं कह सकते नीतीश कुमार के। अभी तक आप जेडीयू को घर की पार्टी बोलते हैं, ये इसको छोड़ दिया, क्योंकि नीतीश कुमार रहे हमेशा ही अध्यक्ष। हाँ। थोड़े बहुत दिन के लिए कोई रहा हो नहीं रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार जी की पार्टी रही। और कैसे होता है भाई, चुनाव जब होते हैं, जैसे अब अरविंद जी की पार्टी है, वो भी घर की पार्टी है, क्योंकि कुछ भी हो जाए अरविंद जी रहेंगे। जिस पार्टी का नेतृत्व सब केवल वही कर रहा हो, तो वो ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो, मायावती हो, लालू यादव, सबकी डिग्री में फर्क हो साहब ने सकता है। राबड़ी देवी से तुलना की निशांत कुमार की। हाँ। तुलना ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं लगती इसमें कि अरे जरा पूरी तस्वीरें दिखाइए, जरा आगे एक कारण मुझे बताइए, आवाज भी दिखाइए। देखिए निशांत, एक कारण मुझे बताइए निशांत कुमार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का। ये तस्वीर बड़ी अच्छी थी, इसको अगर हम थोड़ा सा और पीछे से दिखा सकें, 10 सेकंड पीछे, कार्यकर्ताओं को यहाँ वर्कर भी पीछे होंगे मीडिया के पीछे, तो उनको थोड़ा शांत कराने के लिए उठे। अब निशांत भी इतना मतलब फ्लैट फेस लेके चलते हैं एक्चुअली कि ये बताना मुश्किल है कि खुश हो रहे हैं, दबाव में है, तनाव में है, क्या चल रहा है उनके अंदर। भाई देखिए 50 साल की उम्र है उनकी, कोई सार्वजनिक पद नहीं लिया अभी तक। कब सार्वजनिक पद छोड़िए, वो किसी, मुझे तो नहीं, ये भी नहीं पता कि वो कभी उन्होंने नौकरी वोकरी भी की कि नहीं की, मेरे ख्याल से तो नहीं की उन्होंने। 6 महीने की थी नौकरी, 6 महीने बाद नौकरी छोड़ दी थी नौकरी से। लेकिन भारतीय राजनीति में सर ऐसा उदाहरण है, नवीन पटनायक का, सर नवीन पटनायक का उदाहरण है कि जो बिजू पटनायक की डेथ के बाद राजनीति में आते हैं। पहले दिन मेंबरशिप लेके कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जनता दल यूनाइटेड में, तो मुझे बताइए सर देख लीजिए, शाम को बात करेंगे सर। भारतीय राजनीति में उदाहरण है ना, नवीन पटनायक है, बिजू पटनायक की डेथ के बाद राजनीति में आते हैं, उसके पहले नहीं थे। क्या कह रहा है निशांत कुमार का चेहरा? सर चेहरा पढ़िए। चेहरा तो समीर जी ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, मैं चेहरों पर जाता नहीं राजनेताओं के, क्योंकि उससे भरोसा कुछ बात। अभी आप नेता नहीं मान रहे थे इनको? नहीं, नेता मतलब कि क्या योग्यता है जेडीयू में उनकी अनुभव के हिसाब से, मैं वो बात कह रहा हूँ। इनका चेहरा और ज्यादा बोलेंगे तो थोड़ा फिर ऐसा लगेगा नर्वस कि है, आप निशान- अचानक पब्लिक अटेंशन इतनी मिली है उनको, एमएलसी बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है। इंदिरा जी जब 1960s में जब उनको बनाया जा रहा था सक्सेसर के तौर पर, उनको भी गूंगी गुड़िया कहते ही थे लोग। इंदिरा जी क्या थी हम सब जानते हैं। इन्होंने जिक्र किया पटनायक साहब के बेटे का,
उन्होंने जितना अच्छे से सरकार चलाई, आप उड़ीसा में जाइए, आप कोई भी नवीन पटनायक का, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, एक भी पोस्टर नहीं दिखता था सड़क के किनारे, जितना ममता दीदी का दिखता है, चाहे लालू जी का दिखता है, चाहे नीतीश जी का दिखता है। तो ये एक पर्सोना है, ये आंक लेना कि ये इनफेक्टिव होंगे अभी से ये गलत होगा। लेकिन एक चीज तो ये, और नीतीश जी अभी भी अराउंड है, ही हैज नॉट गिवन अप, अभी उनकी इनिंग्स चल रही है। दो उनके सिपा सालार ललन सिंह और संजय झा आपने हैं। जो दो उदाहरण दिए ना, इंदिरा जी वाला रह रहे, इंदिरा जी वाला फिट मेरे हिसाब से नहीं है, उनको वो भी ग्रूम हो रही थी हर जगह नेहरू जी के साथ। दूसरा नवीन पटनायक वाला उदाहरण आपका बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ये पॉलिटिकल आदमी थे और वो आए और एक बात का फर्क समझ, हम इनकी योग्यता पर सवाल नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, क्यों नहीं कर रहे? नहीं, योग्यता मतलब वो तो जब आएंगे तब सवाल क्योंकि नहीं मालूम ना सर, हमें सवाल करना चाहिए जो। हाँ वो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या किसी पार्टी का कोई आदमी जो एक दिन का कार्यकर्ता बने वो ये बड़ी जिम्मेदारी लेगा, इस पर मैं सवाल कर रहा हूँ। आप तो प्रधानमंत्री बना दिया आपने ऐसे सर, और किसको बना दिया प्रधानमंत्री? राजीव गांधी तो उसने जनरल सेक्रेटरी बन गए थे उससे पहले, आपको ध्यान है कि नहीं? आप हिस्ट्री देखा कीजिए। देखी सर मैंने, लेकिन कितनी पार्टियों, और वो एक एक्सीडेंट था जिस पर हमने बहुत चर्चा की, क्योंकि राजीव गांधी से वहीं पर तुलना कर सकते, इसलिए राजीव गांधी को मैं कोई ये सपोर्ट कर रहे, हम तो कर ही नहीं रहे राजीव गांधी को। मैं तो हर परिवार की बात वही कर रहा हूँ कि जिस परिवार में वो गलत था तो ये भी गलत। हाँ ठीक बोले नहीं, पहली बात उसको सपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं। नीतीश कुमार ने बड़ा अपराध किया इस देश में, जो परिवारवादी गुलामी वाली मानसिकता है उसके तहत पहले दिन से उनको नहीं रख दिया, नहीं तो आज कोई सवाल न कर रहा होता कि आखिर क्या योग्यता है। राहुल गांधी की योग्यता कहाँ कोई पूछता है, क्यों? क्योंकि 20 साल से वो सांसद हो गए। अखिलेश यादव की योग्यता कहाँ कोई पूछता है, डिम्पल यादव की योग्यता कहाँ कोई पूछता है, सुप्रिया सुले की योग्यता कहाँ कोई पूछता है? सब पर परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन वो परिवारवाद था। और नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार ने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया कि कोई विकल्प नहीं दिखता, नहीं तो ये जॉर्ज फर्नांडीज, दिग्विजय सिंह से लेकर सबकी पार्टी थी। अब उन्होंने अपने को बड़ा बनाने में इतना बड़ा कर दिया कि पार्टी उनका पर्याय हो गई। लेकिन इसके आगे की एक बात है, ये करंट जो दिख रहा है, ये क्या संजय झा, ललन सिंह, आरसीपी सिंह, फलाना ढमाका किसी के आने पे दिखता? नहीं दिखता। तो पार्टी बचाने के लिए पुत्र मोह जुड़ गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप कहें कि पुत्र मोह में नीतीश जी पागल हो गए, तो मैं ये नहीं मानता हूं जैसे दूसरे लोग हैं। लालू जी ने तो सीधे सीधे राबड़ी जी को उठा के बिठा दिया था, जिसका कोई मतलब नहीं था। वो तो सीधे सीधे क्या हुआ था, वो तो अपराध में थे भाई। वो कोई ऐसा थोड़ी नहीं था कि लालू जी एक राजनीतिक तौर पर उनका असन्यास का वक्त आ गया था। इंदिरा जी की हत्या के बाद कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेताओं को पूछा तक नहीं गया, कोटरी ने तय कर दिया। हर्षवर्धन, ये बताइए वर्तमान सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा ऑपोजिशन को साधने का क्या था? आप किसी को अगर वो मासूमियत उसकी नहीं देखेंगे, राहुल जी की मासूमियत, संजय सिंह कुछ, संजय झा कुछ बोल रहे हैं, मासूम दिख रहा है। संजय झा नहीं, सॉरी, दूसरी साइड अशोक चौधरी। उमेश कुशवाहा बताए। इसी परिवारवाद के खिलाफ है ना। वो क्या कहती थी कि ये परिवारवाद है जो देश को बढ़ने नहीं दे रहा है, उसमें ऐड कर देते थे करप्शन और बाकी चीज़ें। चलिए, करप्शन तो नहीं दिख रहा है, परिवारवाद तो बिल्कुल दिख रहा है, और उसको कौन नकारेगा? आप उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? दूसरी चीज, जितने मूवमेंट्स हुए हैं ना हिंदुस्तान में, मैं बार बार ये कहता हूँ, द्रविड़ मूवमेंट, अकाली मूवमेंट, ओबीसी मूवमेंट, जितने भी आप उठा के देख लिए, सब परिवारवाद की भेंट चढ़ गए, और ये उसी परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस ने किसी के परिवार को आगे बढ़ाया? बिल्कुल नहीं बढ़ाया। तो कुछ तो था उन समाजवाद के इसमें। लोहिया जी ने अपने परिवार को बढ़ाया, या उनके भतीजे बेटे को? किसान की चिंता कीजिए, इतना समझाया जा रहा है उनको। नहीं, वो भला आदमी है, कान में बोल रहा है, दबाव बहुत है। ठीक है, अभी मतलब ये अगर इतना आसान होता, भले और जो नहीं, हम तो सर बहुत भले हैं। नहीं सर, हम तो आप लोगों से ज्यादा भले हैं। राजनीति में नहीं था ना सर। एग्जैक्टली, वही कह रहा हूँ सर, हम आप लोगों से ज्यादा भले हैं, लेकिन कोई माने तब ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको लोग मान रहे। मूल बात समझिए, निशांत को आज आप जैसा देख रहे हैं, इसमें नीतीश कुमार का दोष है कि उन्होंने परिवारवाद नहीं किया। मैं कतई नहीं मान सकता हूं कि नीतीश कुमार परिवारवादी है। मैंने बाकी पार्टियों को भी आप कह रहे परिवारवाद करें, आप यही कह रहे हैं? कोई न करे, कोई नहीं करे, लेकिन ये आप नहीं कह सकते हैं ना कि एक आदमी राजनीति। और मैं फिर कह रहा हूं, ये नीतीश कुमार और जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को मैसेजिंग करनी है, वरना नीतीश जी को राज्यसभा भी नहीं जाना था।
मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है। ये तो फैक्ट है। मैं तो जो कह रहा हूं बीजेपी उसको के ठीक बस से में कह तो रहा हूं। राज्यसभा भी नहीं भेजती, उसकी जरूरत नहीं थी। मैसेजिंग थोड़ी है, ये जरूरत है। जरूरत है, बिल्कुल अब जरूरत है। नहीं, अगर जरूरत नहीं है भेजते तो BJP कहते कि लोग संन्यास ले लिया इन्होंने वही तो राजनीति कह रहा से, हूं। और वो नहीं, जेडीयू संन्यास के लिए की और बात बुरा अच्छा होता। सर, ये बताइए। कम से कम राज्यसभा में दिखेंगे तो जेडीयू के रिप्रेजेंटेटिव। सोनिया जी संन्यास ले ली, शरद पवार बिस्तर से, अस्पताल के बिस्तर से संन्यास ले रहे हैं, नीतीश जी राज्यसभा जाके ले रहे हैं। भाई संन्यास लेने का और भाई कई तरीका था, अगर वहीं नहीं, रहते मैं तो एमएलसी ही बन के देखिए, रहते, अपने बेटे की ताजपोशी मैं देते, अपने किसने खिलाफ मना तो किया? तर्क कर नहीं सकता। मैं तो 2020 के बाद मानता था कि नीतीश जी को उस कुर्सी से उतर जाना चाहिए था। वो इतने बड़े नेता हो जाते कि कोई उनके आसपास नहीं खड़ा होता। लेकिन नीतीश कुमार को परिवारवादी कहना, मैं ये मानता हूं कि उन सब के बराबर खड़े करने की कोशिश की, जिन्होंने पहले दिन से सोने का चम्मच मुंह में लगा दिया अपने बच्चों को। वो तो बिल्कुल नहीं हुआ इस ये केस मत में। करिए। अब जरा बात करें बस निशांत इतने के, बेहतर, बाकी बेटे उनके हैं इसी वजह से। निशांत कुमार के रोल की जरा बात कर ले। अब ये तो अब सारी खबरें जो आ रही थी सब सच साबित हुई हैं, तो ये भी हो ही जाएगी कि वो डिप्टी सीएम बन जाएंगे। और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो दिखाई दे नहीं रही है। अब निशांत उस रोल में कब ढलेंगे, कितना इफेक्टिव होंगे, क्या उनको और क्या जिम्मेदारियां दी जाती हैं, ये सब जो है अभी देखना पड़ेगा। लेकिन उनकी अब ये पॉलिटिकल स्कूलिंग तो इसी तरीके की जो आप देख रहे हैं ना, ये लगातार ही चलती रहेगी। और जो जेडीयू के सीनियर लीडर्स हैं वही काम इनको करेंगे। समझाते जैसे हैं। महाराष्ट्र के अंदर सुनीता पवार बिना देवेंद्र फडणवीस के पूछे सरकार में कोई काम नहीं करती, और पार्टी में बिना प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे से बिना पूछे कोई काम नहीं करती। तो जिस तरीके से सुनीता पवार की स्थिति महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री के रूप में है, वैसे ही बिहार में उप मुख्यमंत्री के रूप में निशांत कुमार की रहने वाली है। वो अपने पिता से पूछेंगे, वो संजय झा से पूछेंगे, वो लल्लन सिंह से पूछेंगे, और बाकी लोग उनको सलाह देंगे, उस तरीके से चलाएंगे। वो तो फाइनेंस मिनिस्टर बन गई तो बजट नहीं पेश करने दिया गया उनको। नहीं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ, देवेंद्र के पास है फाइनेंस मिनिस्टर, दी नहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी। अब देखिए फाइनेंस नहीं है देवेंद्र के पास, फाइनेंस अजीत पवार के पास। स्वर्गीय अजीत पवार क्या एलिगेशन लगाते थे शरद पवार के खिलाफ? वो कहते थे ना कि मैं इनका बेटा नहीं हूं, तो इसलिए मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं इनका सक्सेसर नहीं बन सकता, यही कहते थे ना। तो आखिर उन्होंने उसका जगह लिया ना। कहने का मतलब है तो ये तो प्रियंका के भी समर्थक कहते हैं क्या कि अगर वो बेटा होती तो उनको जगह मिल जाती। बट पोजीशन अभी तक बराबर है। सर ये आप आगे दूसरे क्या वाले पे चले गए। वो तो पुत्र, अरे अजीत पवार, शरद पवार की सारी विरासत लेके आगे बढ़े, इसमें कौन सा है? सरकार में कोई बड़ा फर्क लग रहा है? पहले बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, अब बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री है निशांत कुमार।